सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सीबीएसई ने प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 जारी किए हैं कक्षा 12वीं के लिए। इसी के आधार पर फाइनल परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। तो आप सभी इस प्रश्न पत्र को भली भांति देख लें, पढ़ लें, समझ लें। इसी उद्देश्य से आज की इस वीडियो को आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि सभी विद्यार्थी आवश्यक निर्देश ज़रूर पढ़ें। प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और ब, और प्रश्न कितने हैं? 14। खंड अ में 48 वस्तुपरक प्रश्न हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देशों का पालन करते हुए आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 48 में से 40 नहीं, अलग अलग विकल्प दिए होंगे। आपको पहले वो विकल्प पढ़ने हैं और फिर उनके आधार पर उत्तर देने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं और जिनमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करते हुए अपने उत्तर दीजिएगा। दोनों खंड के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, अर्थात अ और ब दोनों ही खंड आपने परीक्षा में पूरे करने हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर कोशिश कीजिएगा आप सीक्वेंस में लिखें, एक के बाद एक उसी प्रकार करें जिस सीक्वेंस में आपको प्रश्न पत्र दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपने विकल्प वाले उत्तर चुनने हैं। आपको विकल्प दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये संस्कृति और सभ्यता 2 शब्द हैं, इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है गद्यांश और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंतिम पंक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। तो ये हमारा गद्यांश जो दिया गया है, इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। बहुत आवश्यक है इसे ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन पाएंगे। उत्तर के रूप में सही विकल्प का चुनाव आपको उत्तम अंक दिलाएगा। गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है, क्योंकि अब आपको इसमें पढ़ना है कि क्यों इसे सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है। पहले आप बाहरी तरक्की शब्द ढूंढ लें और फिर उससे जुड़ा हुआ अर्थ समझकर इस प्रश्न का उत्तर यदि आप देंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर ठीक होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर होगा भौतिक साधनों की द्योतक है, जो कि हमारी मार्किंग स्कीम में दिया गया है। आप पहले इस उत्तर को खुद ढूंढने का प्रयास करें और फिर इस वीडियो के हिसाब से अपने प्रश्नों को चेक करें। अगला प्रश्न, सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः है। इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये उत्तर जो मैं बता रही हूँ ये सीबीएसई द्वारा जारी मार्किंग स्कीम के अनुरूप हैं। तो आप पहले इन प्रश्नों को खुद हल करने का प्रयास करें और उसके बाद इन प्रश्नों पर जाएं। तीसरा प्रश्न, संस्कृति को महीन चीज़ कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति है तुच्छ, महत्वहीन, अत्यधिक उपयोगी या अति सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें अति श्रेष्ठ जो आपका विकल्प है वह सही है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प होगा विकल्प ख, सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है। 5वां प्रश्न, संस्कृति की प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है? आदाय प्रदाय की प्रवृत्ति, यानी क भाग। 6ठा प्रश्न, मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 6ठे प्रश्न का जो उत्तर मार्किंग स्कीम में दिया गया है, जो अंक योजना में दिया गया है, वह है घ, हमारी सोच समझ को उजागर करता है। 7वां प्रश्न, अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है संपन्नता, अर्थात घ विकल्प सही है। 8वां प्रश्न, मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित है कि वह मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहे। आप साथ साथ इन प्रश्नों के उत्तर नोट करते जाएं। 9वां प्रश्न, आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है चारित्रिक पतन, अर्थात ख विकल्प सही है। 10वां प्रश्न, सुसंस्कृत व्यक्ति से तात्पर्य है विकार मुक्त व्यक्ति, अर्थात घ विकल्प सही है। इसी प्रकार 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं और किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को आपने चुनकर लिखना है। तो आप देख सकते हैं, निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी हर बार बिखेरी गई, किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी।
आशा में निश्छल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए। सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमकी तो ढल जाए। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चिर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे लेकिन धरती अविनश्वर है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। रो दे तो पतझड़ आ जाए, हंस दे तो मधुर ऋतु छा जाए। झूमे तो नंदन झूम उठे, थिरके तो तांडव शर्माए। यूँ मदिरालय के प्याले सी मिट्टी की मोहक मस्ती क्या, अधरों को छूकर सकुचाए, ठोकर लग जाए छहराए। 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देते सम। वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हो जाता है। मिट्टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। मिट्टी की महिमा मिटने में, मिट्टी की महिमा मिटने में, मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। बहुत खूब ये पंक्तियाँ हैं और इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे और यदि एक बार में न समझ में आए तो पुनः इसे पढ़िएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों के उत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न, कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है? दृढ़ संकल्पी, अर्थात ख जो आपका विकल्प है वह सही है। मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है क्योंकि मिट्टी है चिरस्थायी। घ विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना हंसना झूमना विश्लेषित करता है कि मिट्टी क्या है, सब के अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है, अर्थात ख विकल्प सही है। चौथा प्रश्न, 49 मेघ 49 पवन, इसके माध्यम से कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि? इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कई बार या असंख्य बार का संकेत दिया गया है। कई बार या असंख्य बार, अर्थात ग विकल्प। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी, इसका भावार्थ क्या होगा? पांचवें प्रश्न का ग विकल्प देखिए ज़रा, मूक मिट्टी को मनुष्य इच्छानुसार रूप प्रदान करता है। छठा प्रश्न, पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है? तो पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी का थिरकना दर्शाता है। क विकल्प। सातवां प्रश्न, अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है। तो विकल्प हैं, ध्यान से पढ़िए आप और फिर इस विकल्प का उत्तर 100 बार बने 100 बार मिटे, क विकल्प। और अंतिम प्रश्न है आठवां, कविता का संदेश है मिट्टी के प्रयोग से परिचित करवाना। तो यह है क जो आप विकल्प देखेंगे, मिट्टी के प्रयोग से परिचित करवाना। ख है मिट्टी की मोहक मस्ती की सुंदरता। ग मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना और घ मिट्टी के परोपकारी रूप का वर्णन। तो एक बार आप ज़रा चारों पढ़ लें और फिर कविता का संदेश अपने मन में पहले सोच लें और फिर प्रश्न का उत्तर देखें। तो होगा मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना, अर्थात ग विकल्प सही है। फिर काव्यांश के लिए आपको एक उदाहरण दूसरा दिया गया है, आपको दोनों में चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक काव्यांश कर सकते हैं।